ये देश है माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इन तीनों ने अपनी सेनाओं को एक साथ जोड़कर एक साझा ताकत बनाई है, जिसे साहेल राज्यों के गठबंधन की संयुक्त सेना कहा जाता है। 2025 के दिसंबर महीने के आखिर में पश्चिम अफ्रीका के ये तीन देश, जो हाल के समय में पारंपरिक गठबंधनों से अलग हो चुके हैं, बामाको में बंद दरवाजों के पीछे मिले। बुर्किना फासो, माली और नाइजर अब एक संयुक्त गुट के रूप में काम कर रहे हैं, जिसे साहेल राज्यों का गठबंधन कहा जाता है। यह सुरक्षा और राजनीतिक गठबंधन सैन्य सत्ता परिवर्तनों, प्रतिबंधों और पश्चिमी ताकतों के साथ बढ़ती खटास के बाद बना। इसी बैठक के दौरान एक अहम बदलाव हुआ। बुर्किना फासो के सैन्य नेता इब्राहिम ट्राओरे को गठबंधन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने माली के नेता से यह घूमने वाली जिम्मेदारी संभाली। लेकिन असली ध्यान सिर्फ नियुक्ति पर नहीं गया, बल्कि उस बात पर गया जो उसके बाद हुई। नीति बताने या एकता का जश्न मनाने की जगह ट्राओरे ने बहुत कड़ा और चेतावनी भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम अफ्रीका एक बेहद खतरनाक दौर की तरफ बढ़ रहा है। 23 दिसंबर 2025 को बुर्किना फासो, माली और नाइजर के नेता बामाको में इकट्ठा हुए। इसे आधिकारिक तौर पर गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों के कॉलेज का दूसरा सामान्य सत्र कहा गया। बाहर से यह एक सामान्य बंद कमरे की बैठक लग रही थी। कड़ी सुरक्षा, औपचारिक कार्यवाही और अंत में सावधानी से लिखा गया साझा बयान। लेकिन कमरे के भीतर घटनाओं का क्रम ज्यादा मायने रखता था। किसी औपचारिक घोषणा से पहले, अध्यक्ष पद की बात उठने से भी पहले, इब्राहिम ट्राओरे ने बोलना शुरू किया। उनका लहजा ऐसा नहीं था जैसे कोई पद का इंतजार कर रहा हो। वह ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई गंभीर चेतावनी दे रहा हो। ट्राओरे ने कहा कि पश्चिम अफ्रीका भीषण अस्थिरता के दौर में प्रवेश करने वाला है। उन्होंने इसे कोई दुर्घटना, स्वाभाविक चक्र या बदकिस्मती नहीं कहा, बल्कि इसे योजनाबद्ध और सोचा समझा कदम बताया। उन्होंने इसे एक नाम दिया, काला जाड़ा। उनके अनुसार यह सिर्फ आतंकवाद या असुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि साहेल क्षेत्र को कमजोर, बिखरा और हमेशा दूसरों पर निर्भर बनाए रखने की सोची समझी रणनीति है। उग्रवादी हिंसा को उन्होंने केवल सुरक्षा की नाकामी नहीं, बल्कि एक औजार बताया, ऐसा तरीका जिससे उन देशों को थकाया जाता है जो बाहरी ताकतों के सामने झुकने से इनकार करते हैं, उनके संसाधन खत्म किए जाते हैं और जनता को अपनी ही सरकारों के खिलाफ खड़ा किया जाता है। यह पल इसलिए भी अलग था क्योंकि यह सब उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा से पहले कहा, जैसे संदेश पद से ज्यादा अहम हो। इसके बाद ही औपचारिक कार्यवाही आगे बढ़ी और घोषणा हुई कि गठबंधन की अध्यक्षता माली के नेता असिमी गोइता से इब्राहिम ट्राओरे को सौंप दी गई है। घटनाओं का यह क्रम साफ दिखाता था कि पहले कहानी तय हुई, फिर कुर्सी। यह गठबंधन कोई प्रतीकात्मक संस्था नहीं है। यह तब बना जब तीन सैन्य सरकारों ने पुराने सुरक्षा समझौतों को ठुकराया, पश्चिमी सैन्य मौजूदगी को नकारा और प्रतिबंधों व कूटनीतिक अलगाव का सामना किया। इनके लिए यह गठबंधन जीवित रहने का माध्यम है, कोई प्रचार परियोजना नहीं। इसलिए जब ट्राओरे ने काले जाड़े की बात की, तो वह टिप्पणीकार की तरह नहीं बोल रहे थे, बल्कि उस व्यक्ति की तरह बोल रहे थे जो पूरे गुट की दिशा संभालने वाला था। उनका संदेश साफ था, साहिल बातचीत के दौर में नहीं, दबाव के दौर में प्रवेश कर रहा है। ट्राओरे ने सबसे पहले उंगली बाहरी ताकतों की ओर उठाई। उन्होंने साम्राज्यवादी देशों पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर साहिल में अस्थिरता बनाए रखते हैं। उनके मुताबिक क्षेत्र की बगावत केवल सुरक्षा की विफलता नहीं, बल्कि नियंत्रित दबाव है। हथियारबंद समूहों को धन दिया जाता है, उनका रुख मोड़ा जाता है और उन्हें जिंदा रखा जाता है, ताकि वे उन सरकारों को कमजोर करें जो विदेशी नियंत्रण मानने से इनकार करती हैं या अपने संसाधनों पर खुद हक जमाना चाहती हैं। इस नजरिए में हिंसा का एक उद्देश्य है, राष्ट्रीय बजट को खत्म करना, सुरक्षा बलों को थका देना, मानवीय संकट पैदा करना ताकि बाहरी दखल को जायज ठहराया जा सके। सबसे खतरनाक बात यह कि इससे जनता का अपने ही राज्य पर भरोसा टूटने लगता है। ट्राओरे का संदेश सीधा था, अराजकता उन लोगों के लिए फायदे का सौदा है जो उसमें जीते नहीं। इसके बाद उन्होंने निशाना अपने ही महाद्वीप के कुछ नेताओं पर साधा। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्राध्यक्ष डरपोक हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों को कमजोर करते हैं। वे खुलकर विरोध नहीं करते, बल्कि चुपचाप सहयोग से पीछे हटते हैं, संदेह फैलाते हैं और ऐसी कहानियों को बढ़ावा देते हैं जो साहेल गठबंधन की सरकारों को बदनाम करती हैं। यह आरोप साम्राज्यवाद के जिक्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने संकट की पूरी परिभाषा बदल दी। इसने यह संकेत दिया कि साहेल की समस्या केवल विदेशी दखल नहीं है, बल्कि अंदरूनी तोड़फोड़ भी है। ऐसे नेता जो सार्वजनिक रूप से संप्रभुता की बात करते हैं, लेकिन निजी तौर पर कमजोर साहेल से लाभ उठाते हैं,
ऐसी सरकारें जो पड़ोस में अस्थिरता को पसंद करती हैं, अगर उससे उनकी अपनी नाजुकता पर ध्यान कम हो जाए। दूसरे शब्दों में, ट्राओरे यह कह रहे थे कि साहिल केवल दबाव से नहीं, बल्कि मिलीभगत से भी घिरा हुआ है। यह एक खतरनाक रेखा थी जिसे उन्होंने पार किया। यह बात कहकर ट्राओरे ने संकेत दिया कि एईएस अब अफ्रीका की अंदरूनी राजनीतिक दरारों में तटस्थ नहीं रहा। यह गठबंधन खुलकर पक्ष चुन रहा है। वह यह घोषित कर रहा है कि कुछ सरकारें समाधान की साझेदार नहीं, बल्कि समस्या का हिस्सा हैं। इसका मतलब साफ था, एईएस पूरे महाद्वीप से एकजुटता की उम्मीद नहीं कर रहा। उसे प्रतिरोध, अलगाव, विरोध और संभवतः कूटनीतिक, आर्थिक या सूचना आधारित प्रतिशोध की आशंका है। यही एहसास समझाता है कि ट्राओरे का स्वर समझौते वाला क्यों नहीं था। वह किसी की मंजूरी पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह अपने श्रोताओं और अपने गुट को कई दिशाओं से आने वाले लंबे दबाव के लिए तैयार कर रहे थे। भाषण के इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ हो चुकी थी। यह केवल असुरक्षा के बारे में चेतावनी नहीं थी। यह इस बात की चेतावनी थी कि दबाव बढ़ने पर कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद अगला अनिवार्य सवाल उठा, अगर खतरा क्षेत्र के बाहर से भी है और अफ्रीका के भीतर से भी, तो ट्राओरे के अनुसार साहिल को जीवित रहने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, जिसे उन्होंने आने वाली काली सर्दी कहा। ट्राओरे ने विकल्प पेश नहीं किए। उन्होंने एक फैसला सुनाया। विदेशी ताकतों और सहयोगी अफ्रीकी नेताओं द्वारा साहेल को अस्थिर करने के समन्वित प्रयास का वर्णन करने के बाद इब्राहिम ट्राओरे ने अपना मुख्य तर्क स्पष्ट कर दिया। अब तटस्थता संभव नहीं रही। उनके अनुसार क्षेत्र ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हिचकिचाहट खुद एक बोझ बन गई है। उन्होंने स्थिति को कठोर शब्दों में रखा। साहिल के देशों को या तो स्थायी रूप से एक दूसरे से बंधना होगा या धीरे धीरे अधीनता स्वीकार करनी होगी। यह अधीनता सीधे आक्रमण से नहीं, बल्कि दबाव, प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव, वित्तीय घुटन और अंतहीन असुरक्षा से आएगी। उनका तर्क था कि बिखराव हर राज्य को तोड़ना आसान बना देता है, जबकि एकता दखल की कीमत बढ़ा देती है। यह भीड़ को जोश दिलाने वाली बयानबाजी नहीं थी। यह बात सीधे निर्णय लेने वालों से कही जा रही थी। ट्राओरे मूल रूप से कह रहे थे कि पुरानी रणनीति, साझेदारों के बीच संतुलन बनाना, अस्पष्टता बनाए रखना और टकराव से बचना अब काम नहीं करती। दबाव अब ढांचागत हो चुका है। यह आंशिक अनुपालन से खत्म नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए रुकता है। उनकी स्थिति की खास बात यह थी कि उसमें क्रांतिकारी रोमांच नहीं था। ट्राओरे ने अराजकता, अनियंत्रित जन मोबिलाइजेशन या लापरवाह विद्रोह का आह्वान नहीं किया। उलटे उन्होंने आंतरिक हिंसा और बेकाबू प्रतिक्रियाओं से साफ चेतावनी दी। उनका जोर अनुशासन, समन्वय और लंबी सहनशक्ति पर था। उनके अनुसार प्रतिरोध नियंत्रित होना चाहिए, वरना वह आत्मविनाश बन जाता है। यह फर्क बहुत मायने रखता था। इससे दिखा कि एईएस नेतृत्व केवल टकराव के लिए टकराव नहीं चाहता। वह एक लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जहां जीवित रहना भावनाओं पर नहीं, संस्थागत मजबूती पर निर्भर करेगा। ट्राओरे की चेतावनी नाटकीय भिड़ंत की नहीं, बल्कि धीमी घुटन से बचने की थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि एकता केवल प्रतीकात्मक नहीं हो सकती। साझा भाषण और संयुक्त बयान बेकार हैं अगर दबाव पड़ने पर राज्य अकेले अकेले काम करें। असली एकता साझा जोखिम मांगती है। प्रतिबंधों पर सामूहिक प्रतिक्रिया, शत्रुतापूर्ण कथाओं के समय समन्वित संदेश और किसी एक सदस्य पर हमले की स्थिति में पारस्परिक रक्षा जरूरी है। यहीं एईएस अध्यक्षता का अर्थ और स्पष्ट हुआ। ट्राओरे खुद को केवल प्रवक्ता के रूप में नहीं रख रहे थे। वह संकेत दे रहे थे कि उनके नेतृत्व में गठबंधन एक सदस्य पर हमले को तीनों पर दबाव मानेगा। अलगाव का सामना सामूहिक रूप से किया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं। इस बिंदु तक सम्मेलन का स्वर पूरी तरह बदल चुका था। जो शुरुआत में अस्थिरता की चेतावनी थी, वह अब एक घोषित रुख बन गई। एईएस अब खुद को तख्तापलट और प्रतिबंधों की अस्थायी प्रतिक्रिया के रूप में पेश नहीं कर रहा था। वह एक दीर्घकालिक राजनीतिक गुट के रूप में सामने आ रहा था, जो शक्तिशाली बाहरी ताकतों से टकराव झेलने को तैयार है। फिर भी एक अहम सवाल बाकी था। चेतावनियां और रुख तब तक अर्थहीन हैं जब तक उन्हें लागू करने की व्यवस्था न हो। एकता तब विफल हो जाती है जब उसे सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक प्रणालियों का सहारा न मिले। यही सवाल आगे उठने वाला था। तो ट्राओरे द्वारा एकता या अधीनता का विकल्प रखने के बाद एईएस नेताओं ने एकता को वास्तविक बनाने के लिए कौन सी ठोस संरचनाएं प्रस्तावित कीं? यहाँ एक पल रुककर कहना जरूरी है, स्टोरी विद तंजरुल समुदाय का बहुत धन्यवाद, जहां काली आवाजें, कहानियां और विरासतें सुरक्षित और मजबूत की जाती हैं। सदस्य बनकर आप केवल मंच का सहयोग नहीं करते, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जवाब ट्राओरे से नहीं, बल्कि नाइजर से आया। चेतावनियों और आरोपों के बाद नाइजर के नेता अब्दुर रहमान तियानी ने चर्चा को रुख से हटाकर तंत्र की ओर मोड़ दिया। अगर एईएस को दबाव में टिकना है तो वह केवल भाषणों या साझा गुस्से पर निर्भर नहीं रह सकता।
उन्होंने 3 ठोस स्तंभ बताए जो साहेल राज्यों के गठबंधन के भीतर पहले से बनाए जा रहे हैं। पहला था एकीकृत कमान के तहत संयुक्त रक्षा बल। यह केवल प्रतीकात्मक अभ्यास या खुफिया साझेदारी नहीं थी, बल्कि वास्तविक संचालनात्मक एकीकरण था। एक सुरक्षा क्षेत्र